हाय फ्रेंड्स, कैसे हो आप। आशा करता हूँ आप लोग ठीक होंगे। आज हम पढ़ेंगे क्लास 12th इंग्लिश बुक विस्टास के चैप्टर नंबर 3 को। तो आइए आप देखिए। चैप्टर नंबर 3 नेम है जर्नी टू द एंड ऑफ द अर्थ, पृथ्वी के अंतिम सिरे की यात्रा, जिसको लिखा है तिसानी दोशी ने। तो यहाँ पे देखिएगा, इफ़ यू वांट टू नो मोर अबाउट द प्लैनेट्स पास्ट प्रेजेंट एंड फ्यूचर, द अंटार्कटिका इज द प्लेस टू गो टू। यदि तुम इस प्लैनेट, इस पृथ्वी के बारे में अत्यधिक जानना चाहते हो, उसके पास्ट के बारे में, प्रेजेंट के बारे में और फ्यूचर के बारे में, तो आपको अंटार्कटिका जाना चाहिए। बॉर्न वॉयज, आपकी यात्रा शुभ हो। देखिए, अर्ली दिस ईयर आई फाउंड माई सेल्फ aboard a Russian research vessel, the academic Sokolskaya। अब जो लेखिका है वो कहती है, इसी साल, इन दिस ईयर, अर्ली दिस ईयर, इस साल के प्रारंभ में, आई फाउंड, मैंने अपने को पाया, माई सेल्फ, aboard मीन्स सवार, इन, और रशियन रिसर्च वेसल में, उस जो रशियन रिसर्च वेसल है, वेसल का अर्थ यहाँ पे समुद्री जहाज है, द एकेडमिक सोकोल्स्काय, जिसका नाम क्या है, एकेडमिक सोकोल्स्काय, हेडिंग टूवर्ड द कोल्डेस्ट, ड्राइएस्ट, विंडेस्ट कॉन्टिनेंट इन द वर्ल्ड, अंटार्कटिका। और हम कहाँ को जा रहे थे, हमारी यात्रा जो चल रही थी, जहाँ सबसे कोल्डेस्ट, जो सबसे ठंडा है, ड्राइएस्ट शुष्क है, और विंडेस्ट, जहाँ पे सबसे तेज हवाएं चलती हैं, उस कॉन्टेंट में, उस महाद्वीप में, इन द वर्ल्ड, इस संसार के उस महाद्वीप में, जिसका नाम क्या है, अंटार्कटिका है। देखिएगा, माई जर्नी बिगिन 13.09 डिग्री नॉर्थ ऑफ द इक्वेटर इन मद्रास। और जो मेरी यात्रा स्टार्ट हुई थी, मद्रास के जो विषुवत रेखा की जो 13.09 डिग्री से मेरी यात्रा प्रारंभ हुई थी, and involve crossing 9 time zones, 6 checkpoints, 3 bodies of water and at least as many ecosphere। और मेरी जो यात्रा थी, तो उसमें ये सारी चीज़ें इन्वॉल्व थी। क्या क्या चीज़ें थी, मैंने क्या क्रॉस किया, 9 टाइम जोन्स, समय जोन जो होते हैं, तो 9 टाइम जोन्स किए, और 6 चेक पॉइंट्स, जो चेक पॉइंट हैं, 6 चेक पॉइंट्स क्रॉस किए, 3 बॉडीज ऑफ वाटर, और 3 महासागरों को पार किया, एंड एट लीस्ट एज मैनी एक्वेस्फीयर, और ऐसे ही लगभग बहुत सारे जयमंडल मैंने पार किए। By the time I actually set foot on the Antarctica continent, I had been traveling over 100 hours in combinations of a car, aeroplane and a ship। और जब, by the time I actually set foot on the Antarctica continent, और जब मेरा पैर, मीन्स जब हम अंटार्कटिका पर पहुंच गए थे, तो आई हैड बीन ट्रैवलिंग ओवर 100 आवर्स, तो तब तक हमने 100 घंटे की यात्रा पूरी कर ली थी। तो लेखिका कह रही है कि मैंने 100 घंटे की यात्रा पूरी कर ली थी, इन कॉम्बिनेशन ऑफ आ कार। और जो एक कॉम्बिनेशन मीन्स जिन जिन चीज़ों से उसने यात्रा की, कार से की, एरोप्लेन्स, हवाई जहाज से की, और शिप, पानी के जहाज से की। सो माई फर्स्ट इमोशन ऑफ फेसिंग अंटार्कटिका एक्सपेंसिव वाइट लैंडस्केप एंड अनइंटरप्टेड ब्लू हॉरिजन वॉज रिलीफ। और जो मुझे सबसे पहले, जो मेरे जो इमोशन थे, जो मुझे रिलीफ मिल रहा था, कि जो अंटार्कटिका है वो एक्सपेंसिव वाइट लैंडस्केप, पूरा जो भूमि है वो पूरे वाइट मीन्स सफ़ेद पड़ी हुई है, मीन्स बर्फ से ढकी हुई है, एंड अनइनरप्टेड ब्लू हॉरिजन वॉज रिलीफ। और जो जहाँ पे मीन्स ब्लू हॉरिजन का अर्थ है जहाँ पे ऐसा लगता है कि पृथ्वी और आसमान मिल रहे हो, वो ब्लू, नीला क्षैतिज, तो मुझे आराम दे रहे थे। फॉलोएड अप विथ एन इमीडिएट एंड प्रोफाउंड वंडर। और ये तुरंत मुझे क्या कर रहे थे, बहुत ही गहरा आनंद दे रहे थे, या बहुत ही गहरा आश्चर्य दे रहे थे। प्रोफाउंड मीन्स होता है डीप, वंडर आश्चर्य दे रहे थे।
वंडर एट इट्स इमेंसिटी, और इसकी जो विशालता है वो मुझे आश्चर्यचकित कर रही थी। इट्स आइसोलेशन, और जो यहाँ पे अकेलापन था, एकांतवास था। बट मेनली एट हाउ देयर could ever have been a time when India and Antarctica were part of the same landmass। लेकिन इन सबसे ज़्यादा जो मेन चीज़ थी वो मुझे सोचने को मजबूर कर रही थी कि किस प्रकार से कि एक समय ऐसा था कि भारत, इंडिया और अंटार्कटिका एक ही लैंडमास, एक ही भूमि के भाग हुआ करते थे। तो आपको पता होगा करके सबसे पहले जब अंटार्कटिका और इंडिया सब एक ही कॉन्टिनेंट हुआ करते थे, सुपर कॉन्टिनेंट, तो उसके बाद अंटार्कटिका जब वो विस्फोटक हुआ, मीन्स फिर गोंडवाना जो विस्फोटक हुआ तो अंटार्कटिका नीचे को आ गया और बाकी अन्य जो कॉन्टिनेंट हैं वो अलग अलग हो गए। आगे देखिएगा, पार्ट ऑफ हिस्ट्री 650 million years ago a giant amalgamated southern supercontinent Gondwana did indeed exist। और क्या कहते हैं कि 650 million years ago, 65 करोड़ साल पहले ये सारी की सारी चीज़ें आपस में मिली हुई थी। ये पूरा का पूरा क्या था, आपस में मिला हुआ था और साउथर्न सुपर कॉन्टिनेंट के नाम से था, जिसका नाम था गोंडवाना इसको एग्जिस्ट करता था और सेंटर्ड रफली अराउंड द प्रेजेंट डे अंटार्कटिका। और ये जो इसका मेन भाग था, वही जो मेन सेंटर था प्रेजेंट डे का जो अंटार्कटिका है, वही इसका मेन भाग था। थिंग्स वर क्वाइट डिफरेंट देन, और चीज़ें तब भिन्न थी, अलग थी। ह्यूमन्स हैडंट अराइव्ड ऑन द ग्लोबल सेंस, और मानव का प्रादुर्भाव इस पृथ्वी पर तब नहीं हुआ था। एंड द क्लाइमेट वॉज मच वार्मर, और तब जो क्लाइमेट था, जलवायु थी, वो बहुत ही गर्म हुआ करती थी। हॉस्टिंग अ ह्यूज वैरायटी ऑफ फ्लोरा एंड फ्यूना। फ्लोरा एंड फ्यूना का अर्थ होता है प्लांट्स एंड एनिमल्स, पेड़ पौधे और जानवर। तो क्या हो रहे थे, हॉस्टिंग अ ह्यूज वैरायटी, बहुत ही फल फूल रहे थे और उनका पोषण हो रहा था। फॉर 500 million years गोंडवाना थ्राइव्ड, और जो गोंडवाना था वो क्या हो रहा था, 50 मीन्स 5 लाख साल में वो फल फूल रहा था। बट अराउंड द टाइम व्हेन द डायनासोर वर वीप्ड आउट, लेकिन उस समय जो डायनासोर था वो यहाँ से समाप्त हो चुका था, मीन्स उसका अस्तित्व खत्म हो चुका था। एंड द एज ऑफ द मैमल्स गॉट अंडर वे, और फिर इस पृथ्वी में, इस अंटार्कटिका में मैमल्स का प्रादुर्भाव हुआ, मीन्स मैमल्स आए। मैमल्स का अर्थ है स्तनधारी जीव, उसमें मनुष्य भी आ गया। द लैंडमास वॉज फोर्स टू सेपरेट इन द कंट्रीज, और जो ये भूमि थी लैंडमास, वो फोर्सफुली क्या होगी, सेपरेट हुई, अलग अलग होगी, देश में बढ़ गई। शेपिंग द ग्लोब मच एज वी नो इट टूडे, जिसको कि हम जिस आकार में आज के समय में ग्लोब में देखते हैं कि जो कंट्री हैं, देश हैं, अलग अलग कैसे उनका आकार हो चुका है। टू विजिट अंटार्कटिका नाउ इज टू बी अ पार्ट ऑफ दैट हिस्ट्री, और अंटार्कटिका पर भ्रमण करने का मतलब है कि आप उसके इतिहास के साथ मिल गए हैं, मीन्स एकाकार हो गए हैं। टू गेट अ ग्रैप्स ऑफ वेयर वी हैव कम फ्रॉम एंड वेयर वी कुड पॉसिबली बी हेडिंग, और अब हमारे समझ में आता है कि हम कहाँ से आए हैं और हम कहाँ को जा रहे हैं। इट्स टू अंडरस्टैंड दैट सिग्निफिकेंस ऑफ कॉर्डिलेरन फोल्ड्स एंड प्री कैम्ब्रियन ग्रेनाइट सीड्स, ओजोन एंड कार्बन्स, एवोल्यूशन एंड एक्सटिंक्शन, और जो ये परतें हैं, कॉर्डिलेरन फोल्ड्स हैं और प्री कैम्ब्रियन ग्रेनाइट प्लेटें हैं, ओजोन और कार्बन है। यदि हम इनकी कार्मिक जो
इनका कर्मिक विकास है, जो इट्स अंडरस्टैंडिंग एंड सिग्निफिकेंट, जो इनका कर्मिक विकास है, एवोल्यूशन मीन्स विकास, एवोल्यूशन एंड एक्सटेंशन, और जो इनका विनाश है उसके महत्व को, सिग्निफिकेंस को हम अंडरस्टैंड करेंगे, उसको समझेंगे, ये समझना है। When you think about all that can happen in a million years, और जब आप सोचते हो कि ये जो सब चीज़ों के बारे में, जब आप सोचते हो कि 10 लाख वर्षों की समय में ही क्या हो सकता है, कि जो चीज़ें हैं केवल कैन हैपन इन अ मिलियन ईयर्स, ये सारी चीज़ें कब हो सकती हैं, 10 लाख वर्षों में ही हो सकती हैं, तो इट कैन गेट प्रीटी माइंड बॉगलिंग, तो कहता है कि यह जो है बहुत ही विस्मयकारी लगता है, माइंड ब्लोइंग लगता है। इमेजिन, कल्पना कीजिए, इंडिया पुशिंग नॉर्थवर्ड्स, भारत को उत्तर की ओर धकेला जा रहा है, जैमिंग अगेंस्ट एशिया टू बकिल इट्स क्रस्ट, और जो कठोर परतें हैं उनको कसकर एशिया को धक्का दिया जा रहा है, पुशिंग किया जा रहा है, एंड फ्रॉम द हिमालयज, और फिर हिमालय का निर्माण यह कर रहा है, साउथ अमेरिका ड्रिफ्टिंग ऑफ टू ज्वाइन नॉर्थ अमेरिका, और जो दक्षिण अमेरिका है वो खिसक कर उत्तरी अमेरिका की ओर बढ़ रहा है और उस पर ज्वाइन हो रहा है, उसको उस पर जुड़ रहा है, ओपनिंग अप द ड्रैग पैसेज टू क्रिएट अ कोल्ड सर्कमपोलर करंट, और फिर वो ड्रैग पैसेज को खोल रहा है, और जिससे कि जो ध्रुव हैं, ध्रुवों के चारों ओर सर्कमपोलर करंट, और ध्रुवों के चारों ओर बहुत ही ठंडी हवा बह रही है, उत्पन्न हो रही है, कीपिंग अंटार्कटिका फ्रीड, डिसोलेट एंड एट द बॉटम ऑफ द वर्ल्ड, और फिर इससे क्या हो रहा है कि अंटार्कटिका बहुत ही ठंडा हो जा रहा है, डिसोलेट वीरान हो जा रहा है, और एट द बॉटम ऑफ द वर्ल्ड, और संसार के सबसे नीचे की ओर तली में उसको रखा जा रहा है, तो वो सबसे नीचे पहुंच रहे हैं। अगर आपने संसार का नक्शा देखा है तो जो अंटार्कटिका है सबसे नीचे छोर पे है। फॉर अ सन वर्शिपिंग साउथ इंडियन लाइक माई सेल्फ, और मेरे जैसे जो सूर्य की पूजा करने वाली दक्षिण भारतीय, 2 weeks in a place where 90% of Earth's total ice volume are stored in a chilling prospect, not just for circulator and metabolic functions but also for the imagination। तो लेखिका कह रही है कि मुझ जैसी जो सूरज की पूजा करने वाली दक्षिण भारत की 2 हफ्ते से 2 वीक से ऐसे स्थान में है जहाँ पे 90% क्या है, पृथ्वी का टोटल आइस वॉल्यूम है, मीन्स वहाँ पे 90% इस पृथ्वी का बर्फ है, आर स्टोरेड इन अ चिलिंग प्रोस्पेक्ट, और वो क्या कर रहा है वहाँ पे ऐसे बर्फ का भविष्य को की मानचित्र को प्रस्तुत कर रहा है, नॉट जस्ट फॉर सर्कुलेटर एंड मेटाबॉलिक फंक्शंस, और यह केवल जो सर्कुलेशन होता है रक्त का उसका परिवहन ही नहीं कर रहा है और चयापचय ही नहीं कर रहा है, पर हम क्या कर सकते हैं, बट ऑल्सो फॉर द इमेजिनेशन, इतना ही नहीं पर हम उसके लिए कल्पना भी करते हैं। इट्स लाइक वॉकिंग इनटू अ जेंट पिंग पोंग बॉल, और ऐसा लगता है कि जो दानवकारी क्या है, पिंग पोंग बॉल है, और जो दानवकारी पिंग पोंग बॉल है डिवॉइड ऑफ एनी ह्यूमन मार्क्स, जिस पर मानवीय कोई भी निशान नहीं है, जो यहाँ घूम रहा है उस पर मानवीय कोई भी निशान नहीं है, नो ट्रीज, बिलबोर्ड्स, बिल्डिंग्स, और
ना ही यहाँ पे कोई ब्रिक्स हैं और ना ही कोई बिलबोर्ड्स। बिलबोर्ड्स का अर्थ है होर्डिंग्स जो एडवर्टीजमेंट के लिए दिए जाते हैं, वहाँ पे कोई ऐसा बोर्ड नहीं है। और ना ही वहाँ पे कोई बिल्डिंग्स इमारतें हैं, तो ऐसा वहाँ पे कुछ भी नहीं है। यू लूज ऑल अर्थली सेंस और पर्सपेक्टिव एंड टाइम देयर। और आप यह देखते हैं इस समय कि वहाँ का जो समय है, जो उस वहाँ पे का समय है, वहाँ पे तुम ये जो पृथ्वी में जो भी सेंस जो आप जहाँ रह रहे थे, वहाँ के सारे सेंस को वहाँ पे आप खो देते हो। मीन्स वहाँ पे ये सारी चीज़ें आपको देखने को नहीं मिलती हैं। द विजुअल स्केल ranges from the microscopic to the mighty maddies and meaties to blue whale and icebergs as big as countries. The largest recorded was the size of Belgium. अब यहाँ पे लेखिका क्या कहती है, द विजुअल स्केल रेंज। और आप अगर जो देखते हैं, जिस रेंज से देखते हैं, तो सूक्ष्म जीवों से लेकर, माइक्रोस्कोप मीन्स होता है, माइक्रो मीन्स होता है छोटे से छोटी चीज़ों से लेकर आप वहाँ पे बड़ी से बड़ी चीज़ों को देखते हैं। जैसे छोटी से छोटी चीज़ों से लेकर माइटी मीन्स बहुत बड़ी चीज़ें हैं। तो मैजिस एंड मिटीज, इट्स मीन्स कि जो मस्कीटो हैं और आर्किमिड्स हैं, मीन्स मस्कीटो और मीन्स मच्छर और कुटनी से लेकर ब्लू व्हेल जो सबसे बड़ी होती है, ब्लू व्हेल, इन तक को आप वहाँ पर देख सकते हैं। एंड आइसबर्ग एज अ बिग एज कंट्रीज, और बर्फ़ के जो टुकड़े होते हैं वो इतने बड़े होते हैं कि द लार्जेस्ट रिकॉर्डेड वॉज द साइज ऑफ बेल्जियम। जब एक बार इसके साइज को मापा गया तो बेल्जियम जो देश है उसके बड़े आकार का यह जो हिमखंड था। आगे देखिएगा, आई होप यहाँ पे समझ में आ गया होगा। They go on and on in several 24 hours. Austral summer light and a ubiquitous silence, interrupted only by the occasional avalanches or claving ice sheet. The place yourself in the context of द अर्थ्स जियोलॉजिकल हिस्ट्री। और जो आप देखते हैं कि दक्षिण गोलार्ध में जो समर नाइट्स होते हैं, दक्षिण गोलार्ध में जो ग्रीष्म ऋतु होती हैं, वहाँ पे जो प्रकाश होता है, लाइट होती है, वो विचित्र होती है, सरल होती है, विचित्र होती है, और 24 घंटे मीन्स जो 24 आवर्स के दिन बनाए रखती हैं। एंड और सब जगह क्या होती है, यूबिक्विटस साइलेंस, और वहाँ पे वो खामोशी बनाई रहती हैं। इंटरप्टेड ओनली बाय द ओकेजनल एविलेंस, और कभी कभी जो यहाँ पे आइस सीट्स होती हैं, जब ये मीन्स वहाँ से टूटती हैं, अलग होती हैं, तो एक खामोशी जो होती है उसको वो भंग कर देती हैं। और फिर जब ये चीज़ें इस स्थान पे होती हैं तो उनको और भी कॉन्सेक्रेट्स प्लेस, मीन्स उसको और भी पवित्र बना देती हैं, मीन्स इस स्थान को और भी पवित्र बना देती हैं। इट्स एन इमेजिन्स दैट विल फोर्स यू टू प्लेस योर सेल्फ इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ द अर्थ जियोलॉजिकल हिस्ट्री। और ये चीज़ें जब इनको बहुत पवित्र बना देती हैं, तो जब ये पिघलती हैं, जो आइसबर्ग हैं वो जब पिघलती हैं तो उसमें प्रवाह करने लगती हैं, मीन्स उसमें बहने लगती हैं। और आपको जो पृथ्वी की जो जियोलॉजिकल हिस्ट्री है, भूगर्भ शास्त्रीय इतिहास है, उसके साथ आप जुड़ जाते हैं। योर सेल्फ इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ अर्थ जियोलॉजिकल हिस्ट्री मीन्स उसके प्रसंग में आप स्थापित करेंगे। एंड फॉर ह्यूमन्स द प्रोग्नोसिस इजंट गुड,
और ये चीज़ें जो हैं मानवीय भविष्य के लिए ठीक नहीं हैं। ह्यूमन सिविलाइजेशन हैव बीन अराउंड फॉर अ paltry 12,000 years, barely a few seconds of the geological clock। अगर मानव सभ्यता की बात करें तो इसको यहाँ पे आए हुए मात्र भी कितने साल हो रखे हैं? मुश्किल से 12,000 साल। ये क्या है? एक पैल्ट्री मीन्स बहुत ही छोटा, थोड़ा सा वक्त भी हो रखा है, मात्र 12,000 साल। बेयरली अ फ्यू सेकेंड ऑफ द जियोलॉजिकल क्लॉक। यदि हम भौगोलिकी जो भूशास्त्र की जो घड़ी है यदि उसके अकॉर्डिंग देखें तो इस अभी फ्यू सेकेंड मीन्स कुछ ही सेकेंड यहाँ पे मानव को हुए हैं। In that short amount of time we have managed to create quite a ruckus। और इस छोटे से समय में, इस शॉर्ट मूवमेंट में हमने क्या कर दिया? वी मैनेज टू क्रिएट क्वाइट अ रुकस। हमने बिल्कुल हलचल मचा दी है। हम इस प्रकृति में हमने हलचल मचा दी है। HAR डोमिनेंस ओवर नेचर विथ आर विलेज टाउन्स सिटीज। और हमने यहाँ पे क्या कर दिया है? मीन्स अपने ढंग से इतनी कटिंग इन चीज़ों की कर दी है कि मीन्स प्रकृति की हमने अपने गाँवों को वहाँ पे बसा दिया है, शहरों को, नगरों को और महानगरों को यहाँ पे स्थापित कर दिया है। इतना हमने इस नेचर को डोमिनेट किया है, मीन्स इस पर अपना प्रभुत्व स्थापित किया है। द रैपिड इंक्रीजेस of human population had left us battling with other species for limited resources। और जब हम अपनी जो हमारी जो रैपिड इंक्रीज हो रही है मानव पॉपुलेशन मीन्स ह्यूमन पॉपुलेशन, मानव की जो जनसंख्या है बहुत तेज़ी से जो बढ़ रही है, इसने हमें किस लिए छोड़ दिया? लेफ्ट अस बैटल, युद्ध करने के लिए, युद्ध के लिए छोड़ दिया है विथ अदर्स स्पेसीज मीन्स जो जीव जंतु हैं, जानवर हैं, उनके साथ बैटल करने के लिए, युद्ध करने के लिए छोड़ दिया है। फॉर लिमिटेड रिसोर्स, क्योंकि यहाँ पे रिसोर्स तो लिमिटेड ही हैं और उनके साथ हमने बैटल करना शुरू कर लिया है। एंड द अनमिटिगेटेड बर्निंग ऑफ फॉसिल फ्यूल्स दैट हैज़ नाउ क्रिएटेड अ ब्लैंकेट ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड अराउंड द वर्ल्ड। और जो हम बर्निंग कर रहे हैं मीन्स जो फॉसिल फ्यूल प्राकृतिक ईंधन का जो हम मीन्स अनलिमिटेड जो उसको जला रहे हैं, अत्यधिक मात्रा में जला रहे हैं, तो उससे हमने एक कंबल तैयार कर लिया कार्बन डाइऑक्साइड का अराउंड द वर्ल्ड। इस पूरे संसार में एक कार्बन डाइऑक्साइड का हमने पूरा कंबल तैयार कर दिया है। which is slowly but surely increasing the average global temperature। धीरे धीरे सही लेकिन ये कहीं ना कहीं इंक्रीज हो रही है। और जो ग्लोबिंग मीन्स एवरेज ऑफ ग्लोबिंग टेम्परेचर का अर्थ है कि जो इस पृथ्वी का तापमान को धीरे धीरे बढ़ा रही है। तो निश्चित रूप से हम इसको बहुत ही पॉल्यूट कर रहे हैं और हम यहाँ पे का टेम्परेचर बढ़ा रहे हैं, जिसको हम ग्लोबल वार्मिंग कहते हैं। कि ठंडियों के टाइम पे बहुत ज़्यादा ठंड हो जाना, गर्मियों में बहुत ज़्यादा गर्मी हो जाना, तो जो ये चीज़ें हमें दिखाई देती हैं वो ग्लोबल टेम्परेचर के बेस पे ही दिखाई देती हैं, ग्लोबल वार्मिंग के बेस पे ही दिखाई देती हैं। आई होप आपको समझ आ गया होगा। ठीक है, आगे देखिए। क्लाइमेट चेंजिंग इज वन ऑफ द मोस्ट हॉटली कंस्ट्रक्टेड एनवायरमेंटल डिबेट्स ऑफ अवर टाइम। और जो जलवायु परिवर्तन है, क्लाइमेट चेंजिंग है, ये हमारे समय का जो हॉटली कंस्ट्रक्टेड का अर्थ है जोरदार चुनौती पूर्ण। तो जोरदार चुनौतीपूर्ण पर्यावरण का जो डिबेट है, वाद विवाद है। विल द वेस्ट अटलांटिक आइस शीट मेल्ट एंडली। क्या जो पश्चिम अटलांटिक है, वहाँ की जो बर्फ़ है उसकी परतें पिघल जाएंगी।
विल द गल्फ स्ट्रीम ओशंस करंट बी डिसरप्टेड? क्या जो समुद्र की जो धारा है गल्फ स्ट्रीम, क्या वह रुक जाएगी? विल इट बी द एंड ऑफ द वर्ल्ड एज वी नो इट? क्या जिस संसार को हम जानते हैं क्या उसका अंत हो जाएगा? मे बी एंड मे बी नॉट, हो भी सकता है और नहीं भी, मीन्स यह संभव भी है और नहीं भी। आइदर वे, और हर प्रकार से अंटार्कटिका इज अ क्रूशियल एलिमेंट इन दिस डिबेट्स, और जो अंटार्कटिका है इस डिबेट में अपनी एक महत्वपूर्ण या निर्णायक भूमिका निभाता है, वही एक मेन इसका निर्णायक तत्व है। नॉट जस्ट बिकॉज इट इज़ द ओनली प्लेस इन द वर्ल्ड, और केवल ऐसा नहीं है कि ये एकमात्र इस संसार का स्थान है, which has never sustained a human population and therefore remain relatively pristine in the respect। लेकिन अंत में इस रूप में इस अपेक्षा के साथ कि जो इसकी जो मूल बनी हुई है, और कहता है कि इसलिए नहीं कि इस संसार में नाम मात्र कि केवल यही एक स्थान है, which has never sustained in a human populations, क्योंकि जहाँ पर मानव की जो जनसंख्या है उसको कभी इसका भौतिक रूप नहीं मिला। प्रिस्टेन मीन्स होता है काल में, इस मूल में, इस आदिकालीन में, तो उसको ऐसा स्थान नहीं मिला। और बट मोर इम्पोर्टेंट, सबसे ज़्यादा जो महत्वपूर्ण है, बिकॉज इट होल्ड्स इन द आइस कोर्स हाफ millions years old carbon records trapped in its layer of ice। लेकिन सबसे ज़्यादा जो महत्वपूर्ण बात है कि because it holds it in its ice cores half million years, हाफ मिलियन का अर्थ है 5 लाख पुरानी जो कार्बन रिकॉर्ड्स हैं, कार्बन डेटा हैं, अभिलेख हैं, उनको ट्रैप्ड किया गया, मीन्स जकड़ लिया गया इन इट्स लेयर ऑफ आइस, आइस के लेयर में, और आइस कोर्स का अर्थ है उसके नाविक में। तो ये 5 लाख पुरानी जो डेटा है हमारे पास, कार्बन डेटा, वो उसके अंदर जकड़ी हुई है, आइस लेयरों के अंदर। इफ वी वांट टू स्टडी एंड एग्जामिन द अर्थ्स पास्ट वर्जन एंड फ्यूचर, अंटार्कटिका इज द प्लेस टू गो। यदि हम इस पृथ्वी के बारे में उसका मीन्स हम अध्ययन करना चाहते हैं, उसकी परीक्षा लेनी चाहते हैं, तो हमें पृथ्वी के पास्ट, प्रेजेंट और फ्यूचर, वर्तमान और भविष्य और भूतकाल के बारे में यदि जानना है तो हमें अंटार्कटिका जाना चाहिए। तो हम अंटार्कटिका इज़ द बेस्ट प्लेस, और हम वहीं पे जाके इनको देख सकते हैं और उसके बारे में जान सकते हैं, पृथ्वी के प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर के बारे में। Student on Ice, the program I was working with on the Sokol Sky aimed to do exactly this by taking high school students to the end of the world and providing them with inspiring educational opportunities which will help them foster a new understanding and respect for our planet। तो यहाँ पे लेखिका क्या कहती है कि स्टूडेंट ऑन आइस, तो इसका नाम ही जो है स्टूडेंट ऑन आइस है। द प्रोग्राम, जो प्रोग्राम है, बर्फ पर विद्यार्थियों का जो कार्यक्रम है, आई वॉज वर्किंग विथ ऑन द सोकल स्काई, तो लेखिका कह रही है कि मैं सोकल स्काई पर काम कर रही थी, इनके साथ कार्यक्रम कर रही थी। aim to do exactly this by taking high school student to the end of the world, और जो यथार्थ में जो बच्चों को, जो हमारा उद्देश्य था कि वास्तव में जो बच्चों को, हम हाई स्कूल के बच्चों को पृथ्वी के अंतिम छोर पर ले जा रहे हैं, उसका जो उद्देश्य है, एम है कि उनको क्या प्रोवाइड कराना है, प्रोवाइडिंग देम विद इंस्पायरिंग एजुकेशनल अपॉर्चुनिटीज, उनको प्रेरणादायक शैक्षिक अवसर प्रदान करना है, विच विल हेल्प देम, जो उनको सहायता करेगा, फॉस्टर अ न्यू अंडरस्टैंडिंग एंड रेस्पेक्ट
फॉर आर टीचर। आगे जाके जो उनको नई समझदारी और आदर के विकास को प्रोन्नत करने का जो सहायता करेगा। इट्स बीन इन ऑपरेशंस फॉर 6 years नाउ। और ये जो ऑपरेशन चल रहा है, जो ये कार्यक्रम चल रहा है, लगभग 6 सालों से चल रहा है। हेडेड बाय कैनेडियंस जॉफ ग्रीन। और इसके जो प्रधान हैं वो कौन है? कनाडा के जॉफ ग्रीन। तो ये नाम आप याद रखें। हु गॉट टायर्ड ऑफ कार्टिंग सेलिब्रिटीज। कार्टिंग मीन्स ढोना, ले जाना और लाना, उनको वहाँ ले जाना और लाना। तो थक चुके थे। हु गॉट टायर्ड ऑफ कार्टिंग सेलिब्रिटीज एंड रिटायर्ड। अब किन को वहाँ पे ले जाते थे? जो सेलिब्रिटीज होते थे, रिटायर्ड होते थे, रिच धनी होते थे, क्यूरियोसिटी सीकर्स, और इनमें से कुछ जो होते थे जिज्ञासु होते थे, जो बहुत जिज्ञासु व्यक्ति होते थे, उनको वहाँ पे ले जाते थे और उनको लाते थे। तो उनके हेड कौन थे? जॉफ ग्रीन, जो कैनेडियन थे। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। हु कुड ओनली गिव बैक इन अ लिमिटेड वे। और वो लोग क्या करते थे? वहाँ पे जाते थे और सीमित जानकारी प्रस्तुत करते थे, वापस आ जाते थे, अपने घर वापस आ जाते थे। विथ स्टूडेंट ऑन आइस। लेकिन जो बच्चों के बारे में बताया जा रहा है, जो हाई स्कूल के जो बच्चे हैं, वो क्या करते हैं? देखिएगा, बर्फ पर जो विद्यार्थियों का जो कार्यक्रम है, विथ स्टूडेंट ऑन आइस, ही offers the future generation of policymakers a life-changing experience and at an age when they are ready to observe, learn and most importantly act। अब जब विद्यार्थियों का जो कार्यक्रम वहाँ पे हो रहा था, तो क्या है आगे बन के क्या करेंगे वो जनरेशन? ही ऑफर द फ्यूचर जनरेशन। आगे भविष्य की जनरेशन है, वो आगे की भविष्य की पीढ़ी है, जो क्या करेंगे? पॉलिसी मेकर्स होंगे, वो नीति निर्माता बनेंगे भावी जीवन को बदलने के लिए, और लाइफ चेंजिंग, इस जीवन को बदलने के लिए, मीन्स आगे की आने वाले जीवन को बदलने के लिए। एक्सपीरियंस एट द एज व्हेन दे आर रेडी टू ऑब्जर्व। और इस आयु में वे उस अनुभव को पचाने के लिए तैयार हैं, उसमें सीखने के लिए तैयार हैं, और सबसे जो इम्पोर्टेंट है कि वो कार्य करने के लिए तैयार हैं। मीन्स उन चीज़ों को कार्यान्वित करेंगे, उनका कार्य करेंगे। तो इसलिए यहाँ पे स्टूडेंट्स को अब वो ले गए हैं। पहले वो किन को ले जाते थे? जॉब, आपने ध्यान दिया होगा कि जो रिटायर्ड होते थे, कुछ ऐसे सेलिब्रिटीज़ जो रिटायर होते थे और धनी होते थे, जिनके अंदर क्यूरियोसिटी होती थी, उनको ले जाते थे। लेकिन वो वहाँ पे जाते थे, वहाँ से नॉलेज इकट्ठा करते थे, लेकिन उसको अन्य मीन्स जनरेशन के साथ या अन्य लोगों के साथ डिलीवर नहीं करते थे। इसलिए वो थक चुके थे इनको ले जाके। तब उन्होंने ऐसा प्रोग्राम किया कि किसको ले जाएंगे? स्टूडेंट ऑन आइस। मीन्स स्टूडेंट्स जो बच्चे हैं क्लास 10th के, उनको ही वो वहाँ पे ले जाएंगे, जो कि बाद में नई जनरेशन के लिए नई नई पॉलिसियाँ बनाएंगे और अपना अनुभव बताएंगे, जो वहाँ पे उन्होंने सीखा, उसको वहाँ पे जो उनने सीखा, ऑब्जर्व किया, तो उन चीज़ों को वहाँ पे इम्पोर्टेंटली ढंग से, मीन्स महत्वपूर्ण ढंग से उनको कार्यान्वित करेंगे, वहाँ पे एक्ट करेंगे। आगे देखिएगा, आई होप यहाँ पे तक समझ में आ गया होगा। द रीजन द प्रोग्राम हैज़ बीन सो सक्सेसफुल is because it's impossible to go anywhere near the South Pole and not be affected by it। और इस कार्यक्रम का सफल होने का जो सफल हो रहा था ये कार्यक्रम, उसका जो मेन कारण है सक्सेस का, क्योंकि बिकॉज इम्पॉसिबल टू गो एनीवेयर नियर द साउथ पोल, क्योंकि दक्षिणी ध्रुव के निकट कहीं भी जाना क्या है? इम्पॉसिबल है, असंभव है। वहाँ पे दक्षिणी ध्रुव पे पहुँचना असंभव है। इसलिए एंड नॉट बी अफेक्टेड बाय इट, और फिर इससे वो प्रभावित भी नहीं हो सकते, इससे प्रभावित होना भी क्या है? असंभव है। आगे देखिए, इट्स ईजी टू बी ब्लेज अबाउट पोलर आइस कैप्स मेल्टिंग वाइल सीटिंग इन द कंफर्ट जोन ऑफ a
रेस्पेक्टिव लैटिट्यूड एंड लॉन्गिट्यूड। और साथ में क्या कहते हैं कि जो आरामदायक ढंग से बैठे हुए हैं। अब यहाँ पे एक वर्ड है ब्लेज, सॉरी ब्लेज। ब्लेज का अर्थ क्या है? अप्रभावित होते हैं, ठीक है। अब इन चीज़ों से जो यहाँ पे अप्रभावित हो रहे हैं, जो मीन्स वहाँ पे नहीं गए हैं, ऐसे लोग जो सुनते हैं और देखते हैं इसके बारे में कि पोलर जो ध्रुव हैं, आइस कैप्स मेल्टिंग, कि वहाँ पे जो आइस कैप्स हैं वो क्या हो रहे हैं? मेल्टिंग हो रहे हैं, पिघल रहे हैं। जो ध्रुवों पर बहुत बड़े जो क्षेत्र हैं वो क्या हो रहे हैं? बर्फ उनका पिघल रहा है। वाइल सिटिंग इन द कंफर्ट जोन ऑफ आवर रेस्पेक्टिव लैटिट्यूड एंड लॉन्गिट्यूड। और वो लोग जो अपने घर पर क्या हो रखे हैं? आराम से बैठे हुए हैं और वो देखते हैं किसी न किसी लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड में वो किसी भी अक्षांश पर वो बैठे हुए होते हैं। बट व्हेन यू कैन विजुअल सी ग्लेशियर, अब वो यहाँ पे तो बैठते हैं, अनुभव करते हैं, लेकिन उस पर वो एक्ट नहीं करते हैं। फिर वो भूल जाते हैं कि कहाँ पे मेल्ट हो रहा है, क्या हो रहा है, फिर उनको ज़्यादा इफेक्ट नहीं पड़ता है। लेकिन एंड बट व्हेन यू कैन सी विजुअल सी ग्लेशियर रिट्रेटिंग एंड आइस सेल्व्स कोलेस्पिंग, यदि तुम जब विजुअली मीन सामने सामने देख सकते हो उनको कि जो ग्लेशियर हैं वो पिघल रहे हैं और फिर उससे क्या हो रहा है? जो आइस स्लेब्स हैं कोलेप्स हो रहे हैं, वो फेल हो रहे हैं, मीन्स गिर जा रहे हैं, टूट जा रहे हैं। तो यू बिगन टू रियलाइज, तो तुम उन क्या कर सकते हो? रियलाइज, महसूस कर सकते हो दैट द थ्रेट ऑफ ग्लोबल वार्मिंग इज़ वेरी रियल, कि जो ग्लोबल वार्मिंग हो रही है, जो संसार का तापमान बढ़ रहा है, उसकी जो धमकी है वो वास्तविक है। जो डरा रहा है, थ्रेट कर रहा है, वो क्या है? रियल है। तो यहाँ पे जो हमारी लेखिका हैं सानी दोषी, उनका कहने का अर्थ है कि आप सुनते तो हैं कि आइस मेल्ट हो रहा है या फिर जो बड़े बड़े जो आइस शेल्फ्स हैं कोलैप्स हो रहे हैं, लेकिन हमको उतना असर नहीं पड़ता। लेकिन जब हम उनको विजुअली सामने देख सकते हैं, देखेंगे, तो तब जाके हम रियलाइज करेंगे कि वाकई में जो ये चीज़ें हो रही हैं वो कहीं ना कहीं जो ग्लोबल वार्मिंग हो रही है, संसार में जो तापमान बढ़ रहा है, वो हमें क्या कर रहा है? धमकी दे रहा है। यहाँ तक समझ आ गया होगा। अब देखिएगा, यहाँ पे कुछ चित्र आपको नज़र आ रहा है। ये जो सील है उसके बारे में है और जो ये जा रहे हैं अंटार्कटिका पे, उनका दल है। तो आगे देखिएगा, Antarctica because of her simple ecosystem and lack of diversity। तो जो अंटार्कटिका है, क्योंकि बिकॉज ऑफ हर सिंपल एकोसिस्टम, वहाँ की जो पारिस्थितिकी तंत्र है, पारिस्थितिकी है, वो बहुत ही सरल है। लैक ऑफ बायोडाइवर्सिटी, बायो मीन्स जीवन और डाइवर्सिटी मीन्स भिन्नताएं, तो वहाँ पे उनकी कमी है, मीन्स बायोडाइवर्सिटी की वहाँ पे कमी है, मीन विभिन्न जातियों का वहाँ पे अभाव है। वहाँ पे जैसे हम जहाँ पे रह रहे हैं अन्य कॉन्टिनेंट्स में, तो वहाँ पे तो बहुत सारी जनसंख्याएँ, अलग अलग प्रकार के जीव जंतु हैं, लेकिन वहाँ पे इतने जीव जंतु या इतने एनिमल्स नहीं रहते हैं और ना ही मानव वहाँ पे पाया जाता है, मानव भी नहीं रहते हैं। तो इसलिए कहते हैं कि लैक ऑफ बायोडाइवर्सिटी, वहाँ पे जो विभिन्न जातियाँ हैं उनका अभाव है। इट is the perfect place to study how little changes in the environment can have big repercussion means होता है जो कार्य का जो परिणाम निकलता है, जो उसका आउटपुट या रिजल्ट निकलता है। तो कहने का अर्थ यहाँ पे लेखिका का कि इन द परफेक्ट प्लेस, यह सबसे उचित स्थान है जहाँ पे हम अध्ययन कर सकते हैं कि हाउ लिटिल चेंजेस, जो छोटे छोटे बदलाव होते हैं इन द एनवायरनमेंट, पर्यावरण में जो छोटे छोटे बदलाव होते हैं, कैन हैव बिग रिपरकशन, मतलब उनके कितने बड़े परिणाम हो सकते हैं। टेक द माइक्रोस्कोपिक फाइटोप्लैंक्टन। अभी फाइटोप्लैंक्टन क्या है? Those grasses of the sea that nourishes and sustain the entire southern ocean's food chain। ये जो
फाइटोप्लैंक्टन है, एक घास है और ये क्या करता है, पूरे जो यहाँ पे साउथर्न ओशंस है उसका फूड चेन है, उसी से इसका फूड चेन चलता है। ये नॉइसिस करता है और सस्टेन करता है। सस्टेन का अर्थ है सपोर्ट करता है, सहारा देता है, और नॉइसिस का अर्थ है इनको पोषित करता है। किसको? पूरे ओशन को। कौन से? साउथर्न ओशन को। उसका फूड चेन ये है। मीन्स जो दक्षिणी महासागर है उसकी जो भोजन श्रृंखला है इसी से पोषित होती है और उसी को सफलता प्राप्त कराता है। These single cells plants use the sun's energy to assimilated carbon and synthesis organic compounds in the wonders. The single cells और जो एक उसकी पौधे हैं वो क्या करते हैं? प्लांट्स यूज द सन्स एनर्जी, वो सूरज से एनर्जी लेते हैं, सूरज की ऊर्जा को शोषित करते हैं, अपने में लेते हैं। एंड एसिमिलेटेड कार्बन, एसिमिलेटेड का अर्थ है डाइजेस्ट, पचाते हैं। कार्बन एंड सिंथेसिस, और जो कार्बन है और जो संश्लेषण है, तो सूर्य की ऊर्जा के कारण वो उनको पचाते हैं। ऑर्गेनिक कंपाउंड्स इन दैट वंडर्स, और ऑर्गेनिक कंपाउंड्स का अर्थ यहाँ पे क्या है? जो मिश्रण है। तो जो ऑर्गेनिक, कार्बनिक और जैव का जो मिश्रण है, इन दैट वंडर्स, और ये जो संश्लेषण की क्रिया है वह आश्चर्य उत्पन्न करने वाली है। एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट ऑफ, और जो सबसे अधिक चीज़ है, सबसे महत्वपूर्ण चीज़ है, प्रोसेस कॉल्ड फोटोसिंथेसिस, और इसी सारे प्रोसेस को फोटोसिंथेसिस कहते हैं। Scientists warn that a further depletion in the ozone layer will affect the activity of photoplankton, which in turn will affect the lives of all the marine animals and birds of the region and the globe carbon cycle. और जो साइंटिस्ट हैं, जो वैज्ञानिक हैं, वो चेतावनी देते हैं, वार्न करते हैं हमें, दैट द फर्दर डिप्लेक्शन, डिप्लेक्शन का अर्थ क्या होता है? डिप्लेक्शन का अर्थ होता है जो इसमें गिरावट आती है, इसमें कमी आती है। तो वो उसकी बात करते हैं कि ओजोन परत में आगे क्या आएगी? कमी आएगी। लेयर विल बी अफेक्टेड एंड एक्टिविटीज ऑफ फोटोप्लैंक्टन, और जो एक उसकी पौधे हैं उनके जो क्रियाकलाप हैं, एक्टिविटीज हैं, वो भी इनसे क्या होंगी? अफेक्टेड होंगे, प्रभावित होंगी। which is turn will affect the lives of the all marine animals and birds of the region। और इसके फलस्वरूप क्या होगा कि जो समुद्र में जो एनिमल्स हैं या मैरिन लाइफ है, समुद्री जीवन जो है, और वहाँ पे जो पशु हैं या फिर बर्ड्स हैं, चिड़ियाएँ हैं, उनका जीवन क्या होगा? इससे प्रभावित हो जाएगा। एंड द ग्लोब कार्बन साइकिल, और जो ग्लोबल कार्बन साइकिल है, जो कार्बन चक्र है, वो भी इससे क्या होगा? प्रभावित होगा। इन द पैराबल, पैराबल मीन्स होता है शॉर्ट स्टोरी, एक छोटी सी जो कहानी है ऑफ द फाइटोप्लैंक्टन की, जो एक छोटी सी कहानी आपने देखी, देयर इज अ ग्रेट मेटाफॉर फॉर एक्सिस्टेंस। तो एक जो हमने कहानी देखी सरल सी, इसका जो अस्तित्व है, मेटाफॉर मीन्स जो रूपक है, ऑफ एक्सिस्टेंस। तो इसका, इस छोटी सी जो कहानी में जो अस्तित्व का जो बड़ा सा रूपक है, टेक केयर ऑफ द स्मॉल थिंग्स एंड द बिग थिंग्स विल फॉल इनटू प्लेस। ये क्या कहते हैं कि जब हम छोटी छोटी चीज़ों की हम देख रेख करेंगे, टेक केयर करेंगे उनकी, क्योंकि स्मॉल थिंग्स, जो छोटी छोटी चीज़ों की अगर हम देख रेख करेंगे तो जो बड़ी चीज़ें, अब बिग थिंग्स विल फॉल इनटू प्लेस, तो बड़ी चीज़ें स्वयं ही अपनी देख रेख कर लेंगी। तो जो ये फोटोप्लैंक्टन, जो एक उसकी पौधों के बारे में हमने पढ़ा, तो ये जो छोटी सी कहानी थी उनके बारे में, यदि वो चीज़ें प्रभावित होंगी तो सारी चीज़ें जो मीन्स समुद्री जीव जंतु हैं या वर्ड्स हैं, उसके जो मीन्स उसके रीजन में जहाँ भी ये चीज़ें आती हैं, तो सारी चीज़ें उससे अफेक्ट होंगी। ग्लोबल कार्बन साइकिल ये उससे प्रभावित होगा।
तो ये जो छोटी सी कहानी है ये हमें बताती है कि उसके जो एक उसकी पौधे हैं, पौधों की जो सरल कहानी में हम अस्तित्व का जो हमारा बड़ा रूप उसमें है। इसलिए कहता है कि छोटी चीज़ों का ध्यान हम रखेंगे तो बड़ी चीज़ें अपना ध्यान अपने आप रख लेंगी। देखिएगा क्या कहती हैं, वॉक ऑन द ओशन, समुद्र पर चलना। देखिए, माई अटलांटिक एक्सपीरियंस वॉज फुल ऑफ सच एपिफेनीज बट द बेस्ट occurred just short of the Atlantic Circle at 65.55 डिग्री साउथ। तो कहती हैं कि मेरा जो अटलांटिक का जो अनुभव था, लिखेगा कह रही हैं, जो मेरा अनुभव था वॉज फुल ऑफ सच एपिफेनीज। एपिफेनीज का अर्थ होता है रहस्यों से भरा हुआ था, ऐसे रहस्य वो प्रकट करता था। बट लेकिन द बेस्ट अकर्ड जस्ट शॉर्ट ऑफ द अटलांटिका सर्कल, लेकिन जो सबसे जो प्रकटीकरण का सबसे अच्छा जो वो था वो क्या घटा उनके उसमें, थोड़े से नीचे जब हो गया अटलांटिका सर्कल के थोड़े से नीचे जब गए, वो कितने 65.55 डिग्री साउथ की ओर गए, तो वहाँ पे उन्होंने क्या देखिएगा, द सोकल स्काई, जो उनका जहाज़ था, जहाज़ का नाम क्या है उनका, एकेडमिक सोकल स्काई, हैड मैनेज टू वेड herself into a thick white stretch of ice between the peninsula and Tadpole island, which has preventing us from going any further। तो उनका जो सोकल स्काई था, वो जो बर्फ़ की जो मोटी चादरें थी, ए थिक वाइट स्ट्रेच, तो बर्फ़ की जो मोटी मोटी मीन्स परतें थी, उनके बीच में वो क्या हो गया, पेनिसुला जो द्वीप है और टैडपोल है आइलैंड है, उसके बीच में वो फंस गया। और जब वो फंसा तो आइलैंड वॉज विच वॉज प्रिवेंटिंग अस, प्रिवेंटिंग मीन्स रोकना, अस फ्रॉम गोइंग एनी फर्दर। तो उन्होंने जब वो जहाज जो उनका था उस बर्फ़ की मोटी सफ़ेद जो लगातार विस्तार में फैला हुआ है उसमें जब उनका टैडपोल आइलैंड और पेनिसुला में उनका जहाज जाम हो गया, मीन्स उसमें फंस गया, उसने उनको आगे जाने के लिए क्या कर दिया, रोक दिया। कहती हैं प्रिवेंटिंग अस फ्रॉम गोइंग एनी फर्दर, आगे जाने के लिए हमको क्या कर दिया, रोक दिया। द कैप्टन डिसाइडेड वी वर गोइंग टू टर्न अराउंड बैक एंड हेड बैक नॉर्थ। तो हमारे जो कैप्टन थे, जो सोकल स्काई के कैप्टन उसको चलाने वाले थे, उनने डिसाइड किया, निश्चय किया कि वी वर गोइंग टू टर्न अराउंड, कि हमको यहाँ से वापस मुड़ना होगा, हेड बैक पीछे नॉर्थ की ओर, और हमें कहाँ जाना होगा, नॉर्थ की ओर जाना होगा, उत्तर की ओर जाना होगा। बट बिफोर वी डिड, लेकिन इससे पहले हम ये करते, वी वर ऑल इंस्ट्रक्टेड टू क्लाइम डाउन द गैंग प्लंक, लेकिन इससे पहले हमको क्या कर दिया गया, इंस्ट्रक्ट कर दिया गया, हमको निर्देश दे दिए गए कि आप उतरिए और डाउन नीचे को उतरिए, किसके द्वारा, गैंग प्लंक। गैंग प्लंक मीन्स होता है तख्ता, जो जहाज में से निकलने के लिए, पानी के जहाज से निकलने के लिए जो फट्टा होता है तख्ता, उसको बोलते हैं गैंग प्लंक। तो उसके द्वारा हमको नीचे निकाला गया। एंड वॉक ऑन द ओशन, और कहाँ चले हम, वॉक ऑन द ओशन। ओशन का अर्थ है जो बर्फ थी उसके नीचे जो पानी था, तो इसलिए उसको वॉक ऑन द ओशन कहा गया है। सो देयर वी वर, इसलिए वहाँ पे जो हम थे, देयर वी वर, हम सब के सब कितने थे, वी वर ऑल 52 ऑफ अस, 52 लोग वहाँ पे हम थे। कितने लोग थे, 52 लोग वहाँ पे थे। किटेड आउट इन गोर टैक्स एंड ग्लेयर, ग्लेयर मीन्स होता है प्रकाश। तो हम सब के सब अपने किट के साथ, पूरा किट जो उनका था उसके साथ उतरे, अपने जो गॉगल है, ऐसे जो उनके क्लॉथ्स हैं, जैकेटेज हैं, तो और जो लाइटें हैं उनके साथ उतरे। वॉकिंग ऑन अ स्टार्क वाइटनेस द सीम टू स्प्रेड आउट फॉर एवर, और जब हम अपने किट के साथ निकले, जो उनके पोशाक होते हैं सांस लेने के लिए वाटरप्रूफ वस्त्र होते हैं, तो हमारे पास क्या कहती है कि वॉकिंग ऑन द स्टार्क वाइटनेस दैट सीम टू स्प्रेड आउट फॉर एवर, हमारे पास जो
तेज जो प्रकाश करने वाले थे ग्लेयर्स, और पूरी की पूरी जो सफ़ेद स्टेज वाइटनेस, जो पूरी की पूरी सफ़ेदी पर हम क्या कर रहे थे, चल रहे थे, जो हमें दिखाई दे रहा था, जो फैला हुआ सफ़ेद था आवरण, वहाँ पे हम चल रहे थे। और अंडरनेथ ऐसा प्रतीत उनको हो रहा था, अंडरनेथ आर फीट वॉज अ मीटर थिक आइस पैक, और हमारे पैरों के नीचे एक मोटी सी लगभग 1 मीटर परत, जो आइस की परत जमी हुई थी। और एंड अंडरनेथ दैट, और उसके नीचे 180 मीटर्स ऑफ लिविंग ब्रीथिंग सॉल्ट वाटर, और 180 मीटर तक नीचे क्या था, सॉल्ट वाटर था, बिल्कुल खारा पानी था, जिसमें लिविंग थे, लिविंग का अर्थ है जीव जंतु थे, ब्रीथिंग जो सांस लेती थी वो वहाँ पे थी, सांस लेने का जो खारा पानी था वहाँ पे वो थे। इन द periphery carburetor seals were stretching and sunning themselves on ice floor, much like stray dogs will do under the shade of the banyan tree. और इन द periphery मीन्स बाहरी, बाहरी क्षेत्र में कार्बोरेटर सील्स, जो सील होती है, जो अभी पिक्चर दिखाई थी मैंने आगे, तो जो सील मछली है वो क्या कर रही थी, जो केकड़े खाने वाली कार्बोरेटर सील, केकड़े खाने वाली जो सील थी, वो स्ट्रेचिंग एंड सनिंग देमसेल्फ, वो वहाँ पे उतरी हुई थी बर्फ पर, बर्फ की चादर पर, और वो धूप सेक रही थी, सनिंग मीन्स धूप सेकना, धूप सेक रही थी, और देमसेल्फ ऑन आइस फ्लोर, जो वहाँ पे पूरी बर्फ की चादर है उसके ऊपर वो धूप सेक रही थी। मच लाइक, और इसी प्रकार जैसे कि स्ट्रे डॉग्स, स्ट्रे डॉग मीन्स आवारा जो कुत्ते होते हैं, विल डू अंडर द शेड ऑफ अ बनियन ट्री, जैसे कि जो हम देखते हैं कि अपने क्षेत्र में जो कुत्ते होते हैं वो बरगद के पेड़ के नीचे जैसे वो उसकी छांव में रहते हैं, तो ऐसे ही वो कहाँ सनलाइट सनिंग ले रहे थे, कौन, सील, जो सील मछली थी, सील, वो वहाँ पे बिल्कुल धूप सेक रही थी आइस पैक पर। एवरीथिंग डज इंडीड कनेक्ट, और यह एक कहने का अर्थ है, सॉरी यहाँ से, इट वॉज नथिंग शॉर्ट ऑफ अ रेवलेशन, और यह मेरा जो प्रकट करने का, कुछ दैवी प्रकट करने का काम नहीं था कि मैं ये कहूँ कि ये जो दैवी प्रकटीकरण से कुछ कम नहीं था, लेकिन एवरीथिंग डज इंडीड कनेक्ट, लेकिन मैं क्या करती हूँ कि प्रत्येक चीज़ों को उन वस्तु से जोड़ना चाहती हूँ। आगे देखिएगा, यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा। आगे देखिए, लास्ट पैरा है इस लेसन का। देखिएगा, 9 टाइम जोन्स, 6 चेक पॉइंट्स, 3 बॉडीज ऑफ लेयर एंड मैनी एकोस्फीयर लेटर। 9 टाइम जोन्स, 9 जो समय मंडल थे, 6 चेक पॉइंट्स, और जो 6 जांच पड़ताल केंद्र थे, 3 बॉडीज ऑफ वाटर, और जो 3 महासागरों के बाद, एंड मैनी एकोस्फीयर लेटर, जो बहुत सारे जयमंडल थे उनके बाद। आई वॉज स्टिल वॉन्डरिंग अबाउट द ब्यूटी ऑफ बैलेंस इन प्ले ऑन आर प्लेनेट, कि मैं जो अपने ग्रह के, आर प्लेनेट, अपने ग्रह के ब्यूटी ऑफ बैलेंस, सौंदर्य के संतुलन के नाटक, इन प्ले, नाटक के बारे में अब भी क्या थी मैं, आई स्टिल वॉन्डरिंग, अब भी मैं उसके बारे में आश्चर्यचकित थी, मुझे आश्चर्य हो रहा था। How would it be if Antarctica were to become the warm place that it once used to be? कि यदि, किस प्रकार यह अंटार्कटिका जो था वो क्या हो गया था, बहुत ही गर्म हो चुका था, जैसे कि मैं पहले बता चुकी हूँ। यदि वो इतना गर्म हो जाए, हाउ वुड बी, तब क्या होगा कि अंटार्कटिका वर बी बिकम द वार्म प्लेस, कि वह फिर एक बार बहुत गर्म प्लेस बन जाए, तब क्या होगा, जैसे मैंने आपको पहले बताया था। विल यू बी अराउंड टू सी इट, क्या फिर हम लोग हैं, जो मानव जाति हैं, क्या हम फिर इसको देख पाएंगे तब तक हम, और वुड वी हैव वी गॉन टू वे ऑफ दिस डायनासोर्स, क्या हम उसको देख पाएंगे जब ये इतना गर्म हो जाएगा।
क्या फिर जो जैसे ही क्या कहती है, और वुड वी हैव गॉन द वे ऑफ द डायनासोर्स, मैंथोस एंड उली राइनोसोर्स, राइनो। तो क्या जैसे ही उस समय जब ये अंटार्कटिका बहुत गर्म हो गया था, प्लेनेट बहुत गर्म हो गया था, यदि ये ऐसे ही होता है और फिर क्या हम इसको देख पाएंगे, हमारी जो जनरेशन है उसको देख पाएगी? वुड वी हैव गॉन, या फिर हम भी ऐसे चले जाएंगे जैसे ही यहाँ से डायनासोर का समाप्त, मतलब यहाँ से अस्तित्व खत्म हो जाए हुआ था, या मैमोथ्स का, या उली रैनो का, जो मीन्स ऊनी गैंडे थे, जैसे ही उनका यहाँ से विनाश हो गया था, क्या हमारा हो जाएगा? हुज टू से, और ऐसा कौन कहता है, और यह कौन कहेगा कि जैसे वो गायब हुए? बट आफ्टर स्पेंडिंग 2 weeks with a bunch of teenagers who still have the idealism to save the world, लेकिन जो क्या कहती है, बट आफ्टर स्पेंडिंग 2 weeks, 2 सप्ताह बिताने के बाद, विथ बंच ऑफ टीनेजर, जो बच्चे थे, टीनेजर का अर्थ है जो 13 साल से 19 साल के बीच जो हाई स्कूल के बच्चे थे, उनके साथ जो मैंने वहाँ पे 2 सप्ताह बिताया, हु स्टिल हैव द आइडलिज्म, और कौन जो संसार को बचाने के लिए आदर्शवाद में विश्वास रखते हैं, टू सेव आइडलिज्म, टू सेव द वर्ल्ड, ये संसार को बचाने के लिए आदर्शवाद में विश्वास रखते हैं। ऑल आई कैन से इट इज दैट अ लॉट कैन हैपन इन अ मिलियन ईयर्स, और हम कह सकते हैं कि जो 10 लाख वर्षों में जो सब कुछ जो बदल गया, जो बदल सकता है, इट कैन से, हम कह सकते हैं कि जो लॉट कैन हैपन इन अ मिलियन ईयर्स, 10 सालों में बहुत सारी चीज़ें क्या हो गई, बदल गई हैं, चेंज हो गई हैं। और ये जो चेंज हो सकता है कि 10 सालों में जब इतना चेंज हो सकता है, बट व्हाट आर डिफरेंस आर डे मार्क्स, लेकिन जो कुछ ही दिनों में बहुत कुछ बदल जाता है, और कभी कभी क्या होता है, बट व्हाट आर डिफरेंस आर डे मार्क्स, कभी कभी एक ही दिन में बहुत कुछ बदल जाता है। तो आई होप आपको ये चैप्टर समझ में आ गया होगा। तो एक बार फिर थैंक यू वॉचिंग फॉर माय वीडियोस, और यदि आपको वीडियो पसंद आ रहा है तो आप इसको लाइक कर सकते हैं, सब्सक्राइब कर सकते हैं। फिर भी अगर आपके कोई डाउट रहता है तो आप कमेंट्स में लिख सकते हैं, हम कोशिश करेंगे कि आपके डाउट क्लियर हो। थैंक यू।